हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आई इफेक्ट के एप्लीकेशन देखे थे। आज भी हम आई इफेक्ट के एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। चलो, अगला एप्लीकेशन है बेटा, देखो आपको बता दूं मैं, आई इफेक्ट के एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फिर हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, फिर हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। उसके बाद कार्बोकेटायन कैसे बनता है, कार्बोनायन कैसे बनता है और कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनता है, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अगला एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। चलो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, देखो। अच्छा, पहली बात तो आपको बताऊं, एल्काइल हैलाइड की जो मुख्य अभिक्रिया होती है वो एनएसआर होती है। क्या होती है? एनएसआर, है ना। एल्काइल हैलाइड की मुख्य अभिक्रिया एनएसआर। एनएसआर का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, हिंदी में लिखूं क्या? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है बेटा। पढ़ो तो एक मिनट। हमने लिखा कि एल्काइल हैलाइड की मुख्य अभिक्रिया एनएसआर। एनएसआर का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है बेटा। ये बात याद रखना। एल्काइल हैलाइड की मुख्य अभिक्रिया क्या होती है? एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि होता क्या है ना। देखो, जैसे मान लो आर सी एच टू सी एल, है ना, ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है और एरो पे लिख दिया जाए के ओ एच, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट, ये, ठीक। तो होता क्या है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। क्लोरीन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। ये बन गया कार्बोकेटायन,
ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। ठीक है ना। अब इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। ठीक है, इस कार्बोकेटायन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा RCH2OH। ठीक है ना, RCH2OH। क्लियर। अब सोचने वाली बात यह है कि इस अभिक्रिया में कार्बोकेटायन बनता है बीच में, मध्य में, यानी कि यहाँ पे मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है ना, ये मध्यवर्ती है। कैसा है, मध्यवर्ती। ठीक है ना। ये जो कार्बोकेटायन है ये अभिक्रिया के मध्य में बना, इसलिए ये क्या है, मध्यवर्ती है ना। तो चूंकि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए जो एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता है वो इस कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगी। कैसे, देखो इस तरह से, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। ठीक है ना। जो रिएक्टिविटी है एल्काइल हैलाइड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। इसका मतलब यदि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है ना। यदि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है या अधिक होती है तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है। यदि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्लस आई के समानुपाती होती है और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे हम उससे भी देख सकते हैं। कैसे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड समानुपाती प्लस आई व्युत्क्रमानुपाती माइनस आई। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड समानुपाती प्लस आई और व्युत्क्रमानुपाती माइनस आई। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रहेगा। जो एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता है वो प्लस आई के समानुपाती और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है ना। समझ में आया। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा यदि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को अपन कैसे देखते हैं, प्लस आई के समानुपाती और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो प्लस आई है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यदि बढ़ गई तो हैलाइड की रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे ऐसा भी इसको करके जोड़ सकते हैं, यूं करके देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होती है, प्लस आई के समानुपाती और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती।
तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं प्लस आई बढ़ने पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अतः एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, ठीक है, प्लस आई बढ़ने पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, अतः एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। इसको नोट कर लो, फिर अपन इसके एग्जांपल देखते हैं। चलो, जैसे ये एग्जांपल है ना, इसमें हमको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा। तो आप कुछ मत करो, बहुत सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनको क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा क्या, वो तो लेके ही भाग जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को लेके भागेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। ऐसा बना दूं, ये केटाइन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, ठीक है। अब आप देखो कौन सा केटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में देखा था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री से, ठीक है ना। मतलब ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, 2 डिग्री की कम है, और 1 डिग्री की और भी कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। चूंकि ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसलिए इसका जो हेलाइड है वो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब ये वाला हेलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, इस हेलाइड को हम बोलेंगे बेटा 3 डिग्री हेलाइड, क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलाइड। ये हेलाइड कौन सा है, 3 डिग्री हेलाइड, ठीक है ना। ये वाला हेलाइड, ये 2 डिग्री हेलाइड है, और ये वाला, ये 1 डिग्री हेलाइड है, ठीक है। कैसे, देखो ये हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा वो कार्बन 3 डिग्री है ना। ये हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा वो कार्बन 3 डिग्री है, ठीक है ना। ये हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा वो कार्बन 3 डिग्री है, इसलिए 3 डिग्री हेलाइड हो गया। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा वो कार्बन 2 डिग्री है, इसलिए हेलाइड 2 डिग्री हो गया। ठीक इसी प्रकार ये हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा ये कार्बन 1 डिग्री है, इसलिए हेलाइड क्या हो गया, 1 डिग्री, है ना। देखो यदि कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री,
यदि कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और यदि कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बन इसलिए 3 डिग्री हैलाइड, और ये बना 3 डिग्री केटायन। क्लियर? तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री हैलाइड भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है ना बेटा? तो ये मोर रिएक्टिव। ठीक, ये काय का ऑर्डर है? रिएक्टिविटी का। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं। इसमें देखो NSR के प्रति कौन अधिक क्रियाशील है। हमने अभी देखा था कि जो एल्काइल हैलाइड है उनकी मुख्य अभिक्रिया NSR होती है, और NSR का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है एल्काइल हैलाइड की, वो समानुपाती होती है प्लस आई के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है माइनस आई के। मतलब जो प्लस आई वाले हैं वो रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस आई वाला, यहाँ पे ये भी माइनस आई वाला, लेकिन ये प्लस आई वाला है। तो जो प्लस आई वाले हैं वो हैलाइड की रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, समानुपाती है, और माइनस के व्युत्क्रमानुपाती है ना, ऐसा होता है। देखो समानुपाती में ऐसा होता है, दोनों आमने सामने होता है, तो इधर वाला इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। और व्युत्क्रमानुपाती में इस तरह से, यदि इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो ये दोनों तो माइनस आई वाले हैं, और ये प्लस आई वाला, और प्लस आई वाले रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इसलिए आंसर हो गया फर्स्ट। यदि आप ऑर्डर बनाना चाहें तो ऑर्डर में सबसे आगे तो फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो माइनस आई वाले हैं वो रिएक्टिविटी को घटाएंगे, माइनस आई वाले रिएक्टिविटी को घटाएंगे, तो जिसका माइनस आई प्रभाव ज़्यादा होगा वो ज़्यादा घटा देगा। तो ये जो NO2 है ना, इसका माइनस आई प्रभाव CN से ज़्यादा होता है ना, इसका माइनस आई ज़्यादा होता है, मोर माइनस आई, जबकि इसके कंपेयर में इसका कैसा होता है? लेस माइनस आई। ठीक है ना? NO2 का माइनस आई CN की तुलना में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे देखो माइनस आई जब ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब ये रिएक्टिविटी को ज़्यादा कम कर देगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो फिर थर्ड आएगा, उसके बाद 2, तो 1 3 2 है ना, नोट करो। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सा AgNO3 के साथ तीव्रता से क्रिया करेगा, है ना। अच्छा, फिर वही हैलाइड है, तो हमने अभी हैलाइड की रिएक्टिविटी देखी थी। हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, जो हैलाइड की रिएक्टिविटी है उसमें 3 डिग्री हैलाइड आगे होता है, फिर 2 डिग्री, और आखिरी में 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री वाला जो हैलाइड होगा वो AgNO3 के साथ जल्दी से क्रिया कर लेगा, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है ना, कोई सा भी आप 3 डिग्री हैलाइड बना लो, जैसे मान लो ये है, ठीक है ना, ये 3 डिग्री हैलाइड है। ठीक है, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, तो AgCl बनेगा, क्या, सॉरी AgX बनेगा, क्या बनेगा? AgX। ठीक है, AgX बनेगा, है ना, क्या बनेगा? AgX। और ये जो हमारा हैलाइड है
ये जो हेलाइड है ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये हेलाइड क्या हो गया, 3 डिग्री हेलाइड। तो 3 डिग्री हेलाइड बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए वो AgNO3 के साथ जल्दी से क्रिया करके AgX बना लेगा। क्लियर? अच्छा, आगे देखते हैं। अगला है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये अगला एप्लीकेशन आ गया बेटा, है ना, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये अगला एप्लीकेशन है। चलो इसमें समझते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात तो कार्बोनिल कंपाउंड उनको बोलते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ऐसे कंपाउंड जिनमें CO ग्रुप, इसी को बेटा कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिनमें CO ग्रुप होता है कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन हो सकता है? देखो, एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड में भी तो होता है CO ग्रुप। कीटोन हो सकता है, कीटोन में भी तो होता है CO ग्रुप, है ना। एसिड हो सकता है, एसिड में भी CO ग्रुप होता है। इसके अलावा एस्टर हो सकता है, इसमें भी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आदि करके छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, मेनली हमको यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता देखना है। ठीक है, अच्छा अगला सुनो। अब कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं ना, इनकी मुख्य अभिक्रिया होती है NAR। क्या होती है? NAR। कार्बोनिल कंपाउंड की मुख्य अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड की मुख्य अभिक्रिया NAR। क्या होती है? NAR का पूरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, एक बार देखो। ऐसे कंपाउंड जिनमें CO ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होता है क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर आदि। फिर क्या लिखा? कार्बोनिल कंपाउंड की मुख्य अभिक्रिया, मेन रिएक्शन क्या होती है? NAR। NAR का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही
योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, पहले इतना नोट करो। चलो कुछ और समझते हैं। देखो रिएक्शन कैसे होगी वो समझो। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में ये CO ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? CO। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, है ना। देखो कैसे होगा। ये जो ऑक्सीजन है, कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। ठीक है ना। मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो CO। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐड करवा देते हैं। अब देखो देखो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा CNU और O-। ठीक है, अब इस पे आके कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन आके जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव होता है, वो इस नेगेटिव पे आके जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा। ये ठीक है बेटा, कुछ आया समझ में? खैर ये तो हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे? देखो रिएक्टिविटी ऐसे देखते हैं। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I। ठीक है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी -I के समानुपाती होती है और +I के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, मतलब जो -I वाले ग्रुप होंगे वो कार्बोनिल कंपाउंड की क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे और जो प्लस वाले होंगे वो घटाएंगे। ठीक है ना, -I वाले ग्रुप NAR के प्रति क्रियाशीलता, NAR के प्रति क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, है ना, बढ़ाते हैं। जबकि +I वाले ग्रुप घटाते हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगी बात। जो -I वाले ग्रुप है, कौन से वाले? -I वाले, वो NAR के प्रति क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, है ना, NAR के प्रति क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, जबकि +I वाले ग्रुप घटाते हैं। ठीक,
सीधा सा कंसेप्ट है, देखो रिएक्टिविटी माइनस आई के समानुपाती, माइनस आई बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और यदि प्लस आई बढ़ गया तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि जो रिएक्टिविटी है, कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो माइनस आई के समानुपाती और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो CH3 है इसका प्लस आई प्रभाव है, फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव है, क्लोरीन का भी माइनस आई प्रभाव है, और ब्रोमीन का भी माइनस आई प्रभाव है। ठीक है ना, और रिएक्टिविटी माइनस आई के समानुपाती, मतलब जहां पे माइनस आई ज्यादा होगा वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हमको ये भी पता है कि फ्लोरीन का माइनस आई इन तीनों में ज्यादा होता है, मोर माइनस आई, फ्लोरीन का माइनस आई इन तीनों में ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब ये जो फ्लोरीन वाला कंपाउंड है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, यदि हम ऑर्डर बनाएं तो ऑर्डर में 2 नंबर वाला सबसे आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन आ जाएगा, और ये आखिरी में होगा, है ना, क्योंकि प्लस आई वाले तो रिएक्टिविटी को घटाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बना लो। है ना, पहले 2 नंबर वाला, फिर 3, फिर 4, और आखिरी में 1 नंबर वाला। अगला देखो, एल्डिहाइड NaR के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं कीटोन से। अच्छा, ये एक नोट वाला पॉइंट है। देखो क्या है, हमने नोट में लिखा है कि एल्डिहाइड NaR के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं कीटोन से। मतलब मैं एल्डिहाइड और कीटोन में तुलना करूं तो NaR के प्रति एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अच्छा, तो यदि हम ऑर्डर बनाए ना तो ऐसा ऑर्डर बनेगा HCHO, उसके बाद CH3CHO, उसके बाद CH3CH2CHO, इसके बाद CH3COCH3, इसके बाद CH3 CO CH2 CH3। ठीक है, अब बात को समझना है। जैसे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि जो रिएक्टिविटी है वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो रिएक्टिविटी है वो माइनस आई के समानुपाती और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? अच्छा, फिर एक बात हमने ये भी लिख रखी है कि एल्डिहाइड NaR के प्रति अधिक क्रियाशील होता है कीटोन से। ठीक है, मतलब ये तो पक्की बात है कि एल्डिहाइड वाले कंपाउंड आगे आएंगे और कीटोन वाले पीछे आएंगे। ठीक, तो हमने एल्डिहाइड वाले कंपाउंड आगे रखे और कीटोन वाले कंपाउंड पीछे रखे। ठीक है, अब एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड आगे आएगा तो वो हम यहां से देख लेंगे। प्लस आई के कारण रिएक्टिविटी घटेगी, तो हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है ना, ये बेचारे का तो 0 प्रभाव होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्लस आई वाला ग्रुप लगा है, तो प्लस आई वाले क्या करते हैं, प्लस आई बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी कम हो गई। अब इसकी तुलना में ये जो प्लस आई है ये बड़ा प्लस आई है, मोर प्लस आई, समझ में आ रही बात, और ये वाला लेस है। लेस प्लस आई, भाई देखो यहाँ पे केवल एक कार्बन है जबकि यहाँ पे ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का प्लस आई ज्यादा होगा और 1 कार्बन का प्लस आई कम होगा। तो यहाँ पे प्लस आई के कारण रिएक्टिविटी कम हुई, लेकिन यहाँ पे प्लस आई और ज्यादा हो गया तो रिएक्टिविटी और कम हो गई। उसके बाद ये कीटोन वाले कंपाउंड देखो, तो इसमें देखो ये प्लस आई और ये भी प्लस आई।
अच्छा इसमें देखो, यहाँ पे भी प्लस आई और यहाँ पे भी प्लस आई, लेकिन इसमें देखो, इसमें दोनों तरफ छोटे छोटे ग्रुप है, जबकि इसमें एक तरफ बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे मोर प्लस आई। समझ में आई बात? तो प्लस आई बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। कौन NaR के प्रति अधिक क्रियाशील है? तो अभी मैंने बताया था कि एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है। किससे? कीटोन से। NaR के प्रति, NaR के प्रति ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होता है किससे? कीटोन से। ठीक है ना बेटा? तो आप देखो, ये कीटोन है तो ये तो पहले ही कट गया, ये भी कीटोन है तो ये भी कट गया, अब बचे ये और ये। तो इसमें देखो, इसमें प्लस आई, लेकिन यहाँ पे मोर प्लस आई। ठीक है, पहले तो मैंने कीटोन को काट दिया क्योंकि कीटोन कम क्रियाशील होते हैं। अब दोनों एल्डिहाइड में से इस एल्डिहाइड में प्लस आई है, जबकि यहाँ पे मोर प्लस आई है, तो जितना बड़ा प्लस आई होता है रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती है। भाई यहाँ पे रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं? इस तरह से, प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती, ये प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती और माइनस आई के समानुपाती। तो यदि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगी। तो यहाँ पे प्लस आई बड़ा है इसलिए रिएक्टिविटी इसकी कम और इसकी ज्यादा। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, है ना? नोट करो। और यदि ऑर्डर बनाना है तो ऑर्डर तो हमने पीछे बना ही रखे थे, ये वाले ऑर्डर। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अम्ल क्या होता है ना। देखो, अम्ल अम्ल उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो H पॉजिटिव आयन दान करता है, जो H पॉजिटिव आयन दान करता है। ठीक है, अम्ल उसे बोलते हैं जो H पॉजिटिव आयन दान करता है, जैसे HF, HCl, HBr और HI। इनमें सब में H है, तो ये सब क्या करेंगे? H पॉजिटिव आयन को दान करेंगे, है ना? H पॉजिटिव आयन को दान करेंगे, इसलिए ये सब अम्ल है। इनमें भी ये जो HI है ना, ये मोर एसिडिक होता है। HI कैसा होता है? मोर एसिडिक। ठीक है, अच्छा जैसे CH4 है ना, NH3, H2O, HF, इनमें भी सब में H पॉजिटिव H है ना, ये H है, तो ये सब भी H पॉजिटिव आयन दान कर सकते हैं, मतलब ये सब भी क्या है? एसिड। इनमें सब में HF ज़्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। ठीक है, अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि जिसमें H पॉजिटिव आयन होगा वो एसिड होगा, क्योंकि वो H होगा तो H पॉजिटिव आयन दान करेगा। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए कंसेप्ट होता है एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, जो माइनस आई वाले ग्रुप होंगे वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे और जो प्लस आई वाले होंगे वो एसिडिटी को घटाएंगे। ठीक है, लिखूं मैं यहाँ पे? यहां से लिख देता हूं, माइनस आई वाले ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं, जबकि प्लस आई वाले
घटाते हैं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को लेके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो माइनस आई वाले हैं वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे और जो प्लस वाले हैं वो एसिडिटी को कम करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा इसका नाम फॉर्मिक एसिड है, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका नाम प्रोपियोनिक एसिड है। ठीक है, इसका नाम प्रोपियोनिक एसिड है। अब आप देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा है और हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लस आई वाला ग्रुप लगा है, ठीक है, और यहाँ पे और भी बड़ा प्लस आई लगा है, तो मैं लिखूंगा मोर प्लस आई, मोर प्लस आई। ठीक है, एसिडिटी का क्या कंसेप्ट होता है, जो एसिडिटी होती है वो माइनस आई के समानुपाती होती है और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यदि कोई प्लस आई वाला ग्रुप है तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस आई बहुत बड़ा है इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे कम, इससे ज्यादा इसकी और इससे भी ज्यादा इसकी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है। क्या नाम है, ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है इसका, ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा इसका नाम सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। और इसका नाम आप प्रोपेन डाइओइक एसिड लिख सकते हो। 3 कार्बन है ना, देखो 1 2 और ये 3, तो प्रोपेन और 2 एसिड है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। और आईयूपीएसी के हिसाब से यदि चलोगे तो 1,3 डाइओइक एसिड हो जाएगा, है ना। आईयूपीएसी के हिसाब से फिर ऐसा बोलना पड़ेगा, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, है ना। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड या प्रोपेन डाइओइक एसिड भी नॉर्मल भाषा में अपन बोल सकते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे तो कोई ग्रुप है ही नहीं, जबकि यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा रखा है ये प्लस आई की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, प्लस आई की तरह काम करेगा। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये और भी बड़ा ग्रुप है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ मोर प्लस आई। क्या बोल सकता हूँ, मोर प्लस आई। ठीक है, अब प्लस आई ज्यादा बड़ा होगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी, प्लस आई जितना बड़ा होगा एसिडिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे एक बड़ा प्लस आई ग्रुप लगा है इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे कम, इससे ज्यादा इसकी और इससे भी ज्यादा इसकी। यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है ना, नोट करो। प्लस आई ग्रुप बड़ा होगा या बढ़ेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे माइनस वाले हैं तो तीनों का ही माइनस आई इफेक्ट है। इस फ्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट, इस क्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट, इस ब्रोमीन का भी माइनस आई इफेक्ट और इस आयोडीन का भी माइनस आई इफेक्ट। तीनों का ही माइनस आई इफेक्ट है। और हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई। मतलब माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। अब इन चारों के ही माइनस आई प्रभाव है, मतलब इन चारों के कारण ही एसिडिटी बढ़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ेगी, तो जहां पे माइनस आई सबसे ज्यादा होगा एसिडिटी वहां पे सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे माइनस आई सबसे ज्यादा है तो हम लिखेंगे मोर माइनस आई देन मोर एसिडिक, मोर माइनस आई देन मोर एसिडिक। ठीक है बेटा,
भाई माइनस आई जितना अधिक होगा एसिडिटी उतनी ही अधिक होगी, तो इन चारों में फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है, मतलब एसिडिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, इसका कम होता है ना, तो लेस माइनस आई देन लेस एसिडिक। जहाँ माइनस आई ज़्यादा होगा वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ माइनस आई कम होगा वहाँ पे एसिडिटी कम होगी, देन लेस एसिडिक। ठीक है, चलो नोट कर लो। अच्छा और देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आई वाला ग्रुप लगा है, यहाँ पे ये देखो क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन का माइनस आई प्रभाव है। यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं तो यहाँ पे भी माइनस आई प्रभाव होगा, और यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हैं तो यहाँ पे भी माइनस आई प्रभाव होगा। ठीक है ना, हम क्या पढ़ते हैं, एसिडिटी समानुपाती माइनस आई और व्युत्क्रमानुपाती प्लस आई। मतलब यदि प्लस आई वाला कोई ग्रुप है तो वो एसिडिटी को कम कर देगा, तो यहाँ पे प्लस आई वाला ग्रुप लगा है, मतलब इसकी एसिडिटी सबसे कम। ठीक है, अब माइनस आई की बात करें तो माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे केवल 1 क्लोरीन है जबकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो सीधी सी बात है क्लोरीन का माइनस आई होता है। 1 क्लोरीन से ज्यादा माइनस आई होगा 2 क्लोरीन का, और 2 क्लोरीन से ज्यादा माइनस आई होगा 3 क्लोरीन का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर माइनस आई। अब माइनस आई मोर है मतलब अधिक है, देन मोर एसिडिक, देन मोर एसिडिक। ठीक है, जितना अधिक माइनस आई उतना अधिक एसिडिक, तो मोर माइनस आई देन मोर एसिडिक। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम वो। नोट करो। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों ही कंपाउंड में फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, और फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। ठीक है, तो तीनों ही फ्लोरीन है और तीनों का ही माइनस आई होगा, लेकिन आप यदि देखोगे तो ये जो माइनस आई ग्रुप है, ये जो फ्लोरीन है, ये बिल्कुल इसके पास में ही लगा हुआ है, बिल्कुल इसके पास में ही लगा हुआ है। समझ में आ रही बात, यहाँ पे इस तरह से। अच्छा इसको देखेंगे आप तो ये थोड़ा दूर हो गया है ना, यहाँ पे दूरी बढ़ गई, और यदि इसकी बात करें तो ये और भी दूर हो गया, ये इतनी दूर लगा हुआ है। समझ में आ रही बात, मतलब यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी कम है, और यहाँ पे दूरी और भी कम है। ठीक है, दूरी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि दूरी बढ़ने पे आई प्रभाव घटता है, दूरी बढ़ने पे आई प्रभाव घटता है। तो क्या होगा, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस। जब दूरी अधिक होगी तो आई प्रभाव कैसा हो जाएगा, कम, देन लेस माइनस आई। ठीक है, अब यदि माइनस आई कम होगा तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी, सीधी बात है। माइनस आई बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, और माइनस आई कम होगा तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी, देन लेस एसिडिक। ठीक है, अच्छा जस्ट अपोजिट यहाँ पे बात करते हैं। यदि यहाँ की बात आप करेंगे तो यहाँ पे दूरी कम है, मतलब लेस डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस, दूरी कम है। देखो दूरी बढ़ने के साथ प्रभाव कम होता है, मतलब यदि दूरी कम होगी तो प्रभाव ज्यादा होगा, तो मैं लिखूंगा देन मोर माइनस आई। हम कंपेयर कर रहे हैं, इसकी तुलना में इसका माइनस आई ज्यादा है, और जब माइनस आई ज्यादा होता है तो एसिडिटी भी ज्यादा होती है, तो मोर माइनस आई देन मोर एसिडिक। ठीक है, मतलब इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा, उससे कम ये, और सबसे कम ये। नोट करो। चलो अगला देखते हैं।
यहां पे क्या कंसेप्ट लगेगा, देखो हमने पढ़ा है कि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव दान करता है, एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव दान करता है, ठीक है ना। यदि आप इनका एक एक H पॉजिटिव दान करवा दोगे तो ये ऐसे बनेंगे, इस तरह से। भाई पॉजिटिव चला गया तो बचा क्या, नेगेटिव। यहां पे क्या होगा, H चला जाएगा तो नेगेटिव बचेगा। यहां पर इस तरह से बनेगा, और यहां पर ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, हमने H पॉजिटिव आयन को दान करवा दिया, H पॉजिटिव आयन को क्या करवा दिया, दान करवा दिया। H पॉजिटिव आयन को क्या करवा दिया, दान। तो H पॉजिटिव का दान, H पॉजिटिव का दान, ठीक है, सही इनमें सब में है ना। H पॉजिटिव का दान, H पॉजिटिव का दान। जब H पॉजिटिव का दान होगा तो H पॉजिटिव तो चला गया, फिर बचा क्या, CH2 नेगेटिव, ठीक। अच्छा, यहाँ पे CH नेगेटिव, यहाँ पे C नेगेटिव, वहाँ पे भी C नेगेटिव। अब एक बात समझो आप, यदि मैं इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, क्या निकालूं, हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो दो तो ये हाइड्रोजन और एक ये सिग्मा 3 और एक ये -4, 4 मतलब sp3। यदि इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो इसमें आएगा एक तो हाइड्रोजन और एक इधर से सिग्मा बॉन्ड ले लो, देखो दो बॉन्ड है ना, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, दो, तो दो में एक सिग्मा होता है, एक पाई। संकरण में सिग्मा बॉन्ड भाग लेते हैं, तो एक इधर का सिग्मा हो गया और एक ये हाइड्रोजन 2 और एक ये -3, 3 मतलब sp2। यहाँ पर क्या होगा, देखो एक तो माइनस हो गया और तीन बॉन्ड में एक सिग्मा है, दो पाई है, तो संकरण में सिग्मा भाग लेता है, तो एक सिग्मा और एक ये -2, 2 मतलब sp। ठीक ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, sp। क्लियर। अब यदि आपको परसेंटेज एस निकालना याद हो तो sp3 में परसेंटेज एस कितना होता है, बता सकते हो। sp3 में परसेंटेज एस कितना होता है, 4, 100 में भाग लगाएंगे तो 25 चुक 100, 25% होता है। परसेंटेज एस कितना होता है, 25। अच्छा, इसमें sp2 में परसेंटेज एस होता है 33.3, है ना, 33.3, 3 है ना, तो एक भाग इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका परसेंटेज एस आएगा 50%, और यहाँ पे भी 50% आएगा, कितना आएगा, 50%, ठीक। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने यदि नहीं पढ़ा हो तो आप ये पढ़ लेना। कहाँ पे पढ़ेंगे, ये आपको मिलेगा बेसिक ऑर्गेनिक में, ठीक है। जहाँ पे मैंने बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ाई थी वहाँ पे ये कंसेप्ट आपको मिलेगा, है ना। इसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर, इसी में जो बेसिक ऑर्गेनिक वाले वीडियो है वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है बेटा, कंसेप्ट ये होता है कि जो परसेंटेज एस होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के समानुपाती होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एसिडिटी के समानुपाती होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है, और भी चीजें होती है लेकिन हमने यहाँ पे 3 बातें लिखी है, परसेंटेज एस समानुपाती डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समानुपाती एसिडिटी। मतलब परसेंटेज एस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो आप ये बताओ इन सब में परसेंटेज एस ज्यादा कहाँ पे है, तो परसेंटेज एस यहाँ पे ज्यादा है, इन दोनों में 50-50% है, इन दोनों में कैसा है, 50-50%, तो मोर परसेंटेज एस, इन दोनों में परसेंटेज एस सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगी और एसिडिटी भी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन यदि इन दोनों में किसी एक को देखना हो
कि भैया इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो CH3 है ये प्लस आई की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? प्लस आई की तरह। और प्लस आई वाले एसिडिटी को कम करते हैं, मतलब इसकी तुलना में इसकी एसिडिटी कम होगी, तो ये मोर एसिडिक। फिर ये आ गया। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करें तो इसमें 25 है जबकि इसमें 33 है। तो इसके बाद ये और इसके बाद ये, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, नोट कर लो। चलो और आगे देखते हैं। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ आ गया। बेसिक स्ट्रेंथ में ज़्यादा नहीं पढ़ना अपने को, थोड़ा बहुत केस पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि बेसिसिटी के जो ज़्यादातर केस है वो रिजोनेंस से आते हैं, अनुनाद से आते हैं ना, तो यहाँ पे हम ज़्यादा केस नहीं देखेंगे। अच्छा, बेसिसिटी की यदि हम बात करें, पहली बात तो बेसिक होता कौन है? जो लोन पेयर दान करे, जो लोन पेयर दान करे उसे बेस कहते हैं। जो लोन पेयर दान करे उसे बेस कहते हैं। ठीक है बेटा, जो लोन पेयर दान करे उसे क्या कहते हैं? बेस। अब जिसके पास लोन पेयर होगा वही दान करेगा, समझ में आ रही बात? जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो लोन पेयर को दान करेगा। तो जिसके पास लोन पेयर होगा वो लोन पेयर दान करेगा, और जो लोन पेयर दान करेगा वो बेस होगा। ठीक है। अच्छा, पता कैसे करेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक? तो जो बेसिसिटी होती है, जो बेसिसिटी होती है वो प्लस आई के समानुपाती होती है और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। जो बेसिसिटी है वो प्लस आई के समानुपाती और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब प्लस आई बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, और प्लस आई घट गया तो बेसिसिटी भी घट जाएगी, है ना। एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने NH3 लिखा, अमोनिया, अमोनिया में लोन पेयर होता है ना, अमोनिया, अमोनिया में लोन पेयर होता है। फिर मैंने अगला लिखा CH3NH2, CH3NH2, ये मिथाइल एमीन है। कौन है ये? मिथाइल एमीन। अच्छा, मैंने एक और लिखा C2H5NH2, ये इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन। क्लियर? अच्छा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है इस तरह से। तो चूंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इसलिए ये अपना लोन पेयर दान करेगा, और जब ये अपना लोन पेयर दान करेगा तो ये किसकी तरह काम करेगा? ये दान करेगा, ये क्षार की तरह काम करेगा। ठीक है, बेस की तरह काम करेगा। अब आप समझो बात को, यहाँ पे अमोनिया के पास कुछ भी नहीं है, जबकि जबकि इस मिथाइल एमीन में एक प्लस आई वाला ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है? प्लस आई वाला। और यदि मैं इथाइल की बात करूं तो यहाँ पे बड़ा प्लस आई ग्रुप लगा है ना, इसमें 2 कार्बन है। देखो, इसमें मिथाइल में 1 ही कार्बन है जबकि इथाइल में 2 कार्बन है, मतलब इसका प्लस आई ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोर प्लस आई, मोर प्लस आई। अब देखो, प्लस आई जितना अधिक होगा, देखो प्लस आई के समानुपाती है, तो प्लस आई जितना अधिक होगा बेसिसिटी उतनी अधिक होगी। तो यहाँ पे प्लस आई अधिक है इसलिए इसकी बेसिसिटी ज्यादा, इसकी कम, और इसमें तो कुछ भी नहीं है इसलिए इसकी और कम। मतलब अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन होगा? मिथाइल एमीन, और मिथाइल एमीन से ज्यादा बेसिक होगा इथाइल एमीन। यहाँ पे लिख लेंगे अपन मोर बेसिक, मतलब इसकी क्षारीयता अधिक है। ठीक है, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये माइनस वाला ग्रुप लगा है, यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप लगा है? माइनस वाला। तो इसका माइनस आई और CH3 का प्लस आई। और यदि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा प्लस आई लगा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोर प्लस आई। ठीक है, अब प्लस आई के समानुपाती है, ये भी प्लस आई है लेकिन ये बड़ा प्लस आई है इसलिए मोर प्लस आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर प्लस आई
देन मोर बेसिक, मोर प्लस आई देन मोर बेसिक, मतलब इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी और इसकी सबसे ही कम होगी। यहाँ पे तो माइनस आई वाला ग्रुप लगा है और माइनस आई वाला ग्रुप क्या करता है, बेसिसिटी को कम करता है, ठीक है ना। ये देखो माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो माइनस आई बढ़ेगा तो क्षारीयता कम होगी। तो यहाँ पे तो माइनस आई बहुत बड़ा माइनस आई लगा हुआ है, तो मोर माइनस आई देन लेस बेसिक, देन लेस बेसिक। माइनस आई जितना बड़ा होगा, माइनस आई जितना बड़ा होगा बेसिसिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। तो मोर माइनस आई देन लेस बेसिक, नोट करो। चलो और देखते हैं। अच्छा अगला है बेसिसिटी ऑफ मिथाइल एमीन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम मतलब बेटा जली माध्यम में, काय में, जली माध्यम में, है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑर्डर बना रहा हूँ क्योंकि हम प्लस आई माइनस आई से देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो तीन कंसेप्ट लगते हैं, एक हाइड्रेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट लगता है, ठीक है ना, एक प्लस आई वाला कंसेप्ट भी लगता है, ठीक। तो यहाँ पे हम केवल प्लस आई से देखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम पढ़ेंगे एमीन वाले चैप्टर में। जब हम एमीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इनके डिटेल में कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पे मैं केवल ऑर्डर बना रहा हूँ, आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे यदि मिथाइल एमीन की बेसिसिटी हम एक्वस मीडियम में देखें तो एक्वस मीडियम में इसकी बेसिसिटी इस तरह से बनेगी, बेसिक स्ट्रेंथ लिख देता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इस तरह से बनेगी, जो 2 डिग्री वाला होगा, जो 2 डिग्री वाला होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। इसके बाद आपका 1 डिग्री वाला आ जाएगा, इसके बाद फिर 3 डिग्री वाला आ जाएगा, ये। और आखिरी में आप चाहें तो, सॉरी क्या बना रहा हूँ ये मैं, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, और यहाँ पे अपन चाहें तो अमोनिया लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो एमीन है ये 2 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है, 2 डिग्री एमीन। ये वाला 1 डिग्री है, 1 डिग्री एमीन। ये वाला 3 डिग्री एमीन है, और ये अमोनिया है, ठीक है बेटा। यहाँ पे प्लस आई से मत देखना, गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप डायरेक्ट याद कर लेना, जो मिथाइल एमीन की बेसिसिटी है एक्वस मीडियम में, ये भी याद रखना, एक्वस मीडियम में, जली माध्यम में क्या होगा, 2 डिग्री एमीन ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और आखिरी में आप चाहें तो अमोनिया ले सकते हैं, है ना। ये मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक, नोट करो। अच्छा ये तो पहचान लेते हो ना आप, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। देखो ये एमीन का नाइट्रोजन, एमीन का नाइट्रोजन यदि दो तरफ से कार्बन से घिरा हो तो 2 डिग्री बोलते हैं, एक तरफ से घिरा हो तो 1 डिग्री, और 3 तरफ से घिरा हो तो 3 डिग्री, ठीक है। चलो अगला देखो, बेसिसिटी ऑफ इथाइल एमीन इन एक्वस मीडियम। यहाँ पे हम इथाइल एमीन की बेसिसिटी देख रहे हैं, काय में देख रहे हैं, एक्वस मीडियम में। ये मिथाइल एमीन की थी और ये किसकी है, ये इथाइल एमीन की है, एक्वस मीडियम में, ठीक है। एक्वस मीडियम मतलब जली माध्यम।
जलीय माध्यम में, एक्वस मीडियम में जब भी आप बेसिसिटी देखें तो प्लस आई वाला कंसेप्ट मत लगाना, गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसके जो कंसेप्ट होते हैं वो मैं एमीन वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, डायरेक्ट ऑर्डर याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बनेगा C2H5 NH C2H5, है ना। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद आप चाहे तो अमोनिया लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री तो दोनों ही केस में आगे आएगा, है ना। ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री तो मिथाइल वाले में भी आगे था, केवल 3 और 1 में थोड़ा सा अंतर है। वहां पे 1 वाला आगे था, यहाँ पे 3 वाला आगे है ना। नोट करो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोर बेसिक। ठीक है, हाँ आप चाहें तो मैं इन दोनों को याद करने के तरीके आपको बता सकता हूँ, है ना, ट्रिक बता सकता हूँ। ट्रिक क्या है देखो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ट्रिक, जैसे एक हमारा मिथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन, एक इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन। ठीक है, मिथाइल एमीन में हमने ऑर्डर बनाया था 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इथाइल एमीन में हमने ऑर्डर बनाया था 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, ये देखो इथाइल एमीन का ऑर्डर क्या है, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री, है ना। और मिथाइल में क्या बनाया था, मिथाइल में बनाया था 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, अब आप ये नंबर देखो, ये नंबर देखो, ये 213 है ना। वैसे ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री है, और ये 231 है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। अब आप एक बात बताओ, मिथाइल और इथाइल में से बड़ा कौन होता है। देखो मिथाइल में तो एक ही कार्बन होता है, जबकि इथाइल में 2 कार्बन होते हैं, तो इथाइल एक बड़ा ग्रुप है। ठीक है, और 231 भी बड़ा नंबर है, तो बड़े के साथ बड़ा नंबर। और मिथाइल के साथ, मिथाइल छोटा, एक कार्बन ही होता है, और ये जो 213 है ये भी छोटा नंबर है, तो छोटे के साथ छोटा नंबर, बड़े के साथ बड़ा नंबर। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। बड़े के साथ, या पहले छोटा लिखें, छोटे के साथ छोटा, छोटे के साथ छोटे के साथ छोटा नंबर, और बड़े के साथ बड़ा नंबर। ठीक है बेटा, छोटे के साथ छोटा नंबर और बड़े के साथ बड़ा नंबर। मिथाइल एमीन छोटा है इसलिए उसके साथ छोटा नंबर 213। इथाइल एमीन बड़ा है ना, इथाइल में 2 कार्बन होते, बड़ा है, तो इथाइल एमीन बड़ा है इसलिए बड़े के साथ बड़ा नंबर 231।
31। ठीक है, चलो अगला है बेसिसिटी ऑफ एमीन इन एक्वस मीडियम। बेसिसिटी ऑफ एमीन इन एक्वस मीडियम। अब यहाँ पे कोई सा भी एमीन हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई दिक्कत नहीं। और मीडियम का ध्यान रखना, मीडियम क्या है, गैस। मीडियम क्या है, गैस। गैसी माध्यम में प्लस आई वाला कंसेप्ट बराबर लगता है। गैसी माध्यम में प्लस आई वाला कंसेप्ट बराबर लगता है। ठीक है ना। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई। मतलब प्लस आई वाला ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये गैसी मीडियम में लगता है, एक्वस मीडियम में ये काम नहीं करता है। ठीक है ना, तो गैसी मीडियम में ये लगेगा। अब हम क्या करो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कोई सा भी एमीन ले लो, कोई सा भी एमीन हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिग्री वाला सबसे आगे आएगा, उसके बाद आएगा 2 डिग्री वाला, और आखिरी में 1 डिग्री वाला, और लास्ट में आप अमोनिया लिख सकते हैं। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे आपका आर मिथाइल हो, चाउ इथाइल हो, है ना, चाउ प्रोपाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो ये यहाँ पे हमेशा यही ऑर्डर बनेगा। ठीक है ना। ये 3 डिग्री एमीन है, कौन सा एमीन है, 3 डिग्री एमीन। ये वाला 2 डिग्री एमीन, ये वाला 1 डिग्री एमीन, और ये कौन है, अमोनिया है। ठीक है। अच्छा, ये ज्यादा बेसिक क्यों है, क्योंकि इसमें 3 प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं, 3 प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे केवल 2 ही प्लस आई वाले हैं। और यहाँ पे 1 ही प्लस आई वाला है। ठीक है ना। तो इसमें 3 प्लस आई वाले ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये कंसेप्ट बेटा गैस में ही काम करेगा, याद रखना। काय में काम करेगा, गैस में। जलीय माध्यम में ये मत लगाना। क्लियर है, नोट करो। चलो, तो यहाँ पे हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है और उसके एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब कल से हम चालू करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तब तक के लिए जय राम जी की।